so we are back with another video. Today we will learn about singular points or which are also known as poles of a function and what are the zeros of a function. So basically हमारे पास होता क्या है कि जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन हमारे पास डिफाइंड ना हो, कोई भी हमारे पास फंक्शन है वो जिस भी पॉइंट के ऊपर डिफाइंड नहीं है, यानी कि उसका आंसर इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा वो पॉइंट पुट करने से उसके अंदर, तो उसे हम कहते हैं कि हमारे पास उस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट या फिर पोल है। सिमिलरली जीरोस ऑफ अ फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, ऐसी वैल्यूज कि जिन्हें जब हम फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आंसर में हमारे पास जीरो आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब हमारे पास क्या होगा कि जब यहाँ पे हम x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 यानी कि 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि इन्फिनिटी क्या है? अनडिफाइंड हो गया फंक्शन हमारे पास। तो जिस भी पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। एफ ऑफ एक्स अनडिफाइंड हो गया तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पोल या फिर सिंगुलर पॉइंट कह देंगे। इसी तरह से जीरोस ऑफ अ फंक्शन क्या है कि कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास यूं एक फंक्शन है x माइनस 3, तो अब ये x माइनस 3 वाला फंक्शन है हमारे पास। अब हमने इसके अंदर अगर हम 3 सब्स्टिट्यूट कर दें x की जगह पे, ये क्या बन जाएगा? 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये जो जीरो वाला पॉइंट था ये इस फंक्शन का क्या आ गया? पोल आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो चुका है? जीरो के इक्वल हो चुका है। तो जीरो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए, और सिंगुलर या फिर सिंगुलर पॉइंट या फिर पोल एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए। तो क्योंकि अब डिनोमिनेटर जब जीरो हो जाएगा तभी अनडिफाइंड होगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वैसे दूसरा मेथड क्या है पोल या फिर सिंगुलर पॉइंट फाइंड करने का, कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम पुट कर देते हैं जीरो के इक्वल। यहाँ पे x माइनस 2 है, इसको हम क्या कर देते हैं? जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। यहाँ से x की ऐसी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कि जिसको पुट करने से डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो x इज इक्वल टू 2 ही आएगा ना। फिर 2 सब्स्टिट्यूट करके हमने देखा तो ये बात तो सच थी। इसी तरह से यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्टर हो तो उसको हमने इज इक्वल टू 0 पुट कर देना और वहाँ से निकाल लेनी है नंबर ऐसे कि जिन पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो पॉइंट फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट या फिर पोल बन जाएगा। अब हम रेजिड्यू थ्योरम तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो भी हमने पोल पर डिस्कशन की है इसके बारे में हम ऑर्डर ऑफ द पोल जान लेते हैं। ऑर्डर ऑफ द पोल क्या होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसकी डिग्री क्या है। यहाँ पे इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर है ना, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा? सेकंड ऑर्डर पोल बन जाएगा हमारे पास। और इसी तरह अगर यहाँ पे इसकी डिग्री 3 होती तो ये थर्ड ऑर्डर पोल बन जाता, अगर इसकी डिग्री 1 होती तो ये फर्स्ट ऑर्डर पोल बन जाता। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट था हमारे पास कि पोल ऑर्डर क्या होता है। और दूसरा हमारे पास एक इनफाइनाइट पोल क्या होता है? इनफाइनाइट ऑर्डर का पोल क्या होता है कि जब हमारे पास कोई ऐसी सीरीज आ गई है, फॉर एग्जाम्पल 1/z माइनस 2 का स्क्वायर है प्लस अप टू सोन जा रहा है, तो फिर वो यानी कि आगे उसमें और भी ज़्यादा पोल्स होंगे, तो तब हम उन पोल्स को रिमूव करना, हमें नहीं पता होगा ना कि आगे कितनी पावर उसकी जा रही है। तो वो जो इनफाइनाइटली अगर ये सीरीज चल रही है तो उस सीरीज का पोल तो हमारे पास आ नहीं सकेगा, क्योंकि वो तो चली जा रही है, मतलब उसका ऑर्डर हमें पता नहीं लग सकेगा। तो ऐसे केस में हमें इस सीरीज को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट ऑर्डर का पोल कह देते हैं, मतलब ऐसे पोल को। और दूसरा जब फाइनाइट होगा हमारे पास पोल तो तब हम उसे आराम से रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ सिर्फ ये फाइनाइट नंबर होता 1/z माइनस 2 होता, इसको अगर हम z माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दें, रेशनलाइज कर दें, या कोई और ऐसा स्टेप अगर हम फॉलो कर लेते तो हमारे पास ये पोल रिमूव हो सकता है। ये पोल या फिर सिंगुलैरिटी भी इसे ही कहते हैं। लेकिन अगर इनफाइनाइट ऑर्डर की सिंगुलैरिटी आ जाए तो उसे रिमूव करना हमारे लिए आसान बात नहीं होती। और उस सिंगुलैरिटी को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, जो कि क्या होती है? इनफाइनाइट ऑर्डर की होती है। आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी जो कि क्या होती है? इनफाइनाइट ऑर्डर की होती है, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते। और ये नॉर्मल सिंगुलैरिटी जिसको हम आराम से रिमूव भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास रेजिड्यू थ्योरम क्या कहता है। तो रेजिड्यू थ्योरम में क्या होता है? हमारे पास लॉरेंट सीरीज, यानी कि जब हम एक एफ ऑफ जेड कोई भी फंक्शन गिवन है उसकी सीरीज को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास सीरीज बन जाती है उसको हम लॉरेंट सीरीज कह देते हैं। तो लॉरेंट सीरीज की जब टर्म हमारे पास है लॉरेंट सीरीज वाली, फिर उसके अंदर जो पहली 1/z वाली टर्म होगी, यानी कि z की पावर -1 वाली जो पहली टर्म होती है, उसके साथ जो कांस्टेंट होता है हमारे पास उसके पीछे, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिड्यू कहते हैं, रेजिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग। और उसको हम यूँ लिख देते हैं RES f of z, यानी कि रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट z।
ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ मतलब ये जो रेजिड्यू थ्योरम है बेसिकली ये हमें क्या बता रहा है कि ये हमारे पास जो रेजिड्यू आएगा किसी भी सीरीज का जो रेजिड्यू है वो किसके इक्वल होगा, वो 1/z वाली टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। ये हम एग्जांपल से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है sin z/z4। अभी सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने इसकी सीरीज एक्सपेंड करनी होती है, क्योंकि सीरीज एक्सपेंड नहीं करेंगे तो 1/z वाली टर्म तो यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रही हमें। तो हम क्या करते हैं 1/z4 को तो ऐसे ही रहने देते हैं और साथ अंदर हम sin z की सीरीज को एक्सपेंड कर देते हैं। तो sin z की हमारे पास क्या सीरीज होती है, z माइनस z³ 3 प्लस z5/5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ये चली जाती है, यानी कि ऑड पावर्स होती हैं ना प्लस माइनस के साथ। तो ये हमारे पास sin z की सीरीज आ गई। उसके बाद इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा ये z और यहाँ से ये 1/z³ बन जाएगा। इनको अगर हम बेस से वो पावर z हो जाती हैं, जब ये ऊपर जाएगी तो z की पावर -3 आ जाएगा, जिसको हम 1/z³ भी लिख सकते हैं। माइनस यहाँ z4 है और यहाँ z³ है तो ये बन जाएगा 1/z और साथ 3 फैक्टोरियल एज इट इज है। और फिर आगे ये जो है ये क्या बन जाएगा, z5 है और यहाँ वो है तो ये ऊपर ही z रहेगा और डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल बन जाएगा प्लस अप टू सोन चलता रहेगा। अभी हम यहाँ क्यों स्टॉप कर गए, क्योंकि हमें तो पता लग गया कि ये तो 1/z वाली टर्म तो हमारे पास ये आ गई है, ये वाली टर्म क्या है 1/z वाली है। और हमें क्या रेजिड्यू थ्योरम कहता है कि 1/z वाली टर्म के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन कहेंगे। तो रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या किसके इक्वल आ गया यहाँ पे 1/z के साथ क्या है 1/3 फैक्टोरियल है और साथ माइनस का भी सिंबल है तो ये -1/3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 1/6 के इक्वल होता है, तो यानी कि -1/6 इस फंक्शन का हमारे पास रेजिड्यू आ चुका है। उसके साथ साथ अभी हम रेजिड्यू थ्योरम तो हमने अप्लाई कर दिया, तो एक हमारे पास रेजिड्यू इंटीग्रल भी होता है। मतलब रेजिड्यू थ्योरम और रेजिड्यू इंटीग्रल थ्योरम शायद अलग होता हो, लेकिन रेजिड्यू इंटीग्रल जो है वो हम देखते हैं वो किसके इक्वल होगा। तो रेजिड्यू इंटीग्रल में हमारे पास क्या होता है कि जो इंटीग्रल है एफ ऑफ जेड का वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। यानी कि रेजिड्यू इंटीग्रल थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेजिड्यू इंटीग्रल क्या आता है। यानी कि क्वेश्चन में अक्सर पूछा होता है कि रेजिड्यू क्या आ रहा है और रेजिड्यू इंटीग्रल क्या आ रहा है उसका। रेजिड्यू इंटीग्रल जब हमने फाइंड करना है उस फंक्शन का, यानी कि नॉर्मल इंटीग्रल फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होता है 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। तो यहाँ हम रेजिड्यू की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो कि क्या आई थी -1/6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ से ये कट किया तो ये बन जाएगा -π/3। तो ये हमारे पास रेजिड्यू इंटीग्रल आ गया जो कि आया -π/3 और दूसरा रेजिड्यू जो आया था वो आया था -1/6। अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल है और अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास सीरीज एक्सपेंड करने का होता है ना, लेकिन यहाँ हम मतलब पिछली बार भी हमने पढ़ा था कि जब मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 हो तो हम छोटी पावर से सीरीज को एक्सपेंड करते हैं और मतलब छोटी पावर कॉमन लेते हैं और अंदर जो भी बनता है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। और जब मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हम बड़ी पावर कॉमन लेके और उस तरह करते हैं। तो पहले हम मॉड ऑफ z लेस देन 1 के लिए रेजिड्यू फाइंड करते हैं, तो तब क्या हो जाएगा हम छोटी पावर यानी कि z³ को कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा 1 - z और ये जो 1 डिवाइडेड बाय 1 - z है यहाँ से 1/z³ तो एज इट इज आ गया और 1 डिवाइडेड बाय 1 - z ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम है, तो ये क्या बन जाएगी z प्लस z² प्लस z³ प्लस अप टू सो ऑन चला जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ 1 भी आता है, 1 से स्टार्ट होती है ज्योमेट्रिक सीरीज क्योंकि z की पावर 0 = 1 और उसके बाद हम इनको आपस में ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/z³ प्लस यहाँ z था यहाँ 1/z² बन जाएगा प्लस 1/z बन जाएगा प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन। तो अभी हम देखते हैं कि इसका रेजिड्यू क्या आ जाएगा, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/z वाली टर्म की है ना, तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यानी कि रेजिड्यू ऑफ 1/z किसके एफ ऑफ जेड किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। फिर अगर हम रेजिड्यू मतलब इंटीग्रल फाइंड करना चाहें, रेजिड्यू इंटीग्रल फाइंड करना चाहें इसका, वो किसके इक्वल होता है इंटीग्रल ऑफ ये फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड होता है। रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड 1 आ गया है तो ये हो गया 2 पाई आयोटा, सिंपली हमारे पास इसका इंटीग्रल आ गया, रेजिड्यू इंटीग्रल आ गया।
लेकिन अब अगर मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल के लिए हम चेक कर रहे होते हैं, तो हमने इंटीरियर ऑफ द सर्कल के लिए सारा प्रोसेस किया है। लेकिन इसकी जगह अगर हम एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल के लिए अगर हम चेक कर रहे होते तो फिर हमारे पास क्या था, हमने यहाँ z³ की जगह क्या कर लेना था, z4 कॉमन ले लेना था, और अंदर यहाँ क्या बन जाता, फिर 1/z और माइनस हमारे पास यहाँ 1 आ जाता। अब इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं कि 1/z4 तो हम एज इट इज़ रहने देते हैं, और साथ यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, और माइनस कॉमन ले लेंगे, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/z, या फिर ये किसके फर्दर इक्वल हो जाएगा, -1/z4 इंटू 1 माइनस z की पावर -1 बन गई, क्योंकि 1/z z की पावर -1 ही होती है। यहाँ से हमने देखा 1/z4 ऐसे ही लिख देते हैं हम। अब ये जो 1 माइनस z की पावर -1 है, इसकी तो सीरीज हमें पता है क्या होती है, ये तो हमने कल भी डिस्कस की थी। ये होती है 1 प्लस z की पावर क्या आ गई, z की पावर -1 आ जाएगी, प्लस z की पावर -2 प्लस z की पावर -3 प्लस अप टू सो ऑन चली गई। अब जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/z4 माइनस यहाँ पर भी z की पावर -1 है, यहाँ -4 है, तो -1/z5 आ जाएगा, और फिर -1/z6 आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस अप टू सोन, यानी कि इंक्रीज ही होती रहेगी, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं सारी पावर्स क्या है, नेगेटिव में है, और ये आगे भी नेगेटिव में ही बढ़ती रहेंगी, और ये 4 यानी कि मैक्सिमम पावर थी। अगर हमें 1 वाला टर्म चाहिए थी तो यहाँ कोई ना कोई मतलब पॉजिटिव टर्म होती तो हमारे पास 1/z आ सकता था, 1/z आ सकता था, और फिर हम उसका रेजिड्यू उस तरीके से फाइंड कर सकते थे। तो ऐसे केस में जहाँ हमारे पास 1/z वाली टर्म आ ही नहीं रही, हमारे पास रेजिड्यू ऐसे केस में किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई 1/z वाली टर्म नहीं है, यानी कि 0 इंटू 1/z हुआ होगा तभी तो 0 है, ये वो वाली टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इसका जो इंटीग्रल है वो भी फिर किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रल इज इक्वल टू 2π आयोटा इंटू रेजिड्यू करते होते हैं, यानी कि सिंपली इसका इंटीग्रल भी 0 के इक्वल आ जाएगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल के लिए, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 के लिए। अब जो क्योंकि ज़्यादातर तो हमारे पास रेशनल फंक्शन ही होते हैं ना p/q की फॉर्म में, तो उनका रेजिड्यू खुद ही, यानी कि हम ऐसे मल्टीप्लाई करते रहें, सीरीज एक्सपेंड करते रहें, तो उस तरह से थोड़े हमारे लिए टफ हो जाता है। तो जो रेजिड्यू का मतलब रेजिड्यू फाइंड करने के लिए फिर हमारे पास ऐसे 2 फार्मूलाज आ जाते हैं, जिसके अंदर पहले में क्या है, p ऑफ z0 डिवाइडेड बाई q ऑफ z0 है। तो मतलब अब इसके अंदर क्या है, p ऑफ z डिवाइडेड बाई q ऑफ z है, रेजिड्यू इसका यानी कि रेशनल फंक्शन अगर हमारे पास होगा तो उसका रेजिड्यू किसके इक्वल आ जाएगा, वो हो जाएगा p ऑफ z0 डिवाइडेड बाई q डैश ऑफ z0। z0 कौन सा पॉइंट है, z0 हमारे पास पोल है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, ये वो वाला पॉइंट है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये पोल है या फिर सिंगुलर पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो रहा है। तो ऐसे वाले पॉइंट को जब हम p वाले यानी कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के न्यूमरेटर वाले फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और फिर जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेके उसके अंदर हम पोल वाले पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास रेजिड्यू निकल आता है। और इसी तरह दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो क्या है कि हम z अप्रोचेस टू z0 लिमिट लगा दें, फंक्शन जो है हमारे पास वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं z माइनस z0 से, z0 क्या है हमारे पास पोल है, और फिर उसके ऊपर हम लिमिट लगाते हैं z अप्रोचेस टू z0, तो फिर भी हमारे पास रेजिड्यू आराम से आ सकता है। तो अब इन दोनों फार्मूलाज में से हम कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं रेशनल फंक्शंस के लिए अपनी ही आसानी के लिए, वैसे बस किसी भी तरीके से हम रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एग्जाम्पल आती है 9z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z इंटू जेड का स्क्वायर प्लस 1। अब ये हम पे डिपेंड करे कि हम इस ऊपर वाले तरीके से फाइंड करें या नीचे वाले तरीके से फाइंड करें। लेकिन सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इस फंक्शन के पोल्स किधर किधर हैं। इस फंक्शन का एक पोल आ गया 0 पे, फिर z स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, यानी कि z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा पे भी इसका एक पोल है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा हुआ है कि हमने ये पोल बताना है किस पॉइंट के लिए, आयोटा के लिए बताना है, एट आयोटा। हमने वैसे तो इस फंक्शन के ढेर सारे पोल्स आ रहे हैं ना हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि हमने आयोटा के ऊपर बताना है। तो आयोटा के ऊपर बताना है तो किसी भी एक फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं, ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं हम। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू z0 क्या है, पोल किस पॉइंट पे, आयोटा पे है, तो z अप्रोचेस टू आयोटा आ जाएगा।
और z माइनस जेड नॉट की जगह भी आयोटा आ जाएगा इनटू एफ ऑफ जेड, यानी कि ये फंक्शन एज इट इज, जो कि क्या है 9z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z इंटू जेड का स्क्वायर प्लस 1। अब इस z का स्क्वायर प्लस 1 को हम थोड़ा खोल के लिख लेते हैं। z का स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, z प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा की इक्वल होता है। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं आराम से। इसको खोल के लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी, ताकि ये जो पोल है और ये पोल है, ये दोनों मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाए और ये फंक्शन, इस फंक्शन का यानी कि पोल ख़त्म करना है हमने यहाँ से, ताकि हमारे पास रेजिड्यू निकल के आ सके। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 9z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z इंटू जेड प्लस आयोटा। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट में क्या करना है हमने, z अप्रोचेस टू आयोटा, यानी जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे हमने आयोटा डाल देना है। तो ये आ जाएगा 9 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू आयोटा प्लस आयोटा। तो नीचे आयोटा प्लस आयोटा कितना होता है, 2 आयोटा होता है, और 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यानी कि ये डिनोमिनेटर वाली टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, -2 बन जाएगी, और ऊपर हमारे पास क्या है 9 आयोटा प्लस 1 आयोटा, तो ये आ जाएगा 10 आयोटा, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5 आयोटा, यानी कि रेजिड्यू आ जाएगा एफ ऑफ जेड का।